नमस्कार जी, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। सुबह के 10 बजने को हैं और आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बंगाल, असम और पुडुचेरी के चुनावी नतीजों ने देश की सियासत को एक नई दिशा दे दी है। बीजेपी की जीत के जश्न के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक संबोधन ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर साफ कर दिया है कि भाजपा का अगला और सबसे बड़ा मिशन उत्तर प्रदेश है। क्या यूपी में अब खेला होने वाला है? क्योंकि संकेत मिल रहे हैं कि योगी मंत्रिमंडल का विस्तार और पंकज चौधरी की नई टीम केवल चेहरों का बदलाव नहीं बल्कि 2027 की चुनावी सोशल इंजीनियरिंग का ब्लूप्रिंट है। आधी आबादी यानी महिलाओं को साधने से लेकर सपा के वोट बैंक में सेंध लगाने तक भाजपा ने अपनी घेराबंदी शुरू कर दी है। तो बंगाल फतेह के बाद अब अगला मिशन है यूपी। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद अब बीजेपी का पूरा फोकस यूपी पर रहने वाला है, जिसे लेकर अब बीजेपी संगठन ने अपनी कमर कस ली है। 15 मई तक कैबिनेट विस्तार संभव है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है 10 से 15 मई के बीच फेरबदल संभव है। युवा चेहरे मंत्री बन सकते हैं। कुछ महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है ओबीसी दलित महिला बन सकती है मंत्री। तो 3 से 4 महिला विधायकों पर गंभीर चर्चा हुई है। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है। तो जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर ही फेरबदल किया जाएगा। 15 मई तक कैबिनेट विस्तार संभव है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। और लखनऊ से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, महिला विधायकों पर गंभीर चर्चा हुई है। 15 मई तक कैबिनेट विस्तार किया जा सकता है, ऐसी संभावना है। युवा चेहरों को मंत्री बनाया जा सकता है। कुछ महिलाओं को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तो 2027 चुनाव को देखते हुए आगे विस्तार किया जाएगा। विस्तार में जाति समीकरण साधा जाएगा। तो 2027 चुनाव को देखते हुए विस्तार किया जाएगा और जिसमें जाति समीकरण पर भी फोकस रहेगा। तो अब पूरा फोकस यूपी पर रहने वाला है और 15 मई तक बताया जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार हो सकता है। इसी मुद्दे पर चर्चा हम करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी प्रवक्ता ऋचा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन सबसे पहले विशाल के पास ही चलते हैं। विशाल, अब ये कह सकते हैं कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 15 मई तक कह सकते हैं फेरबदल होने जा रहा है। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में अब काउंटडाउन इसलिए भी तय हो गया है क्योंकि बंगाल जीत के बाद अब ये कहा जा रहा है कि जल्दी ही वहाँ पर शपथ हो जाएगा 9 तारीख तक। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश को फोकस में रखा गया है और उत्तर प्रदेश में भी 6 जो मंत्री पद हैं वो खाली हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इन पर जो है कुछ नए चेहरों को लाया जाएगा। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ राज्य मंत्रियों को कैबिनेट का प्रभार जो है दिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि सहयोगी दलों को भी चुनावी साल में जो है साधने के लिए एक पद जो है वो दिया जाएगा 2 सहयोगी दलों को। उसके जो कौन जो है विधायक मंत्री बनेंगे ये जो सहयोगी दल के जो अध्यक्ष हैं वो तय करेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि कुछ युवा चेहरों पर भी मौका दिया सकता है। कुछ बुजुर्ग हो चुके नेता हैं उनको जो है साइडलाइन किया सकता है, मतलब मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है और युवाओं पर फोकस कर सके ये समीकरण दिखा सकता है। दलित चेहरों पर महिलाओं को इन पर जो है बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तीसरे डिप्टी सीएम को लेकर भी काफ़ी चर्चा है। तो अब देखना ये होगा कि क्या कुछ समीकरण देखना है। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल तय है कि मंत्रिमंडल और संगठन दोनों में अब जो है विस्तार और फेरबदल देखने को मिलेगा। संगठन में 15 तारीख तक ये माना जा रहा है कि क्षेत्रीय अध्यक्ष और जो प्रदेश संगठन की जो टीम है उनमें बड़ा बदलाव होगा और इसको लेकर पूरी कवायद हो चुकी है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर चल चुका है। विनोद तावड़े, सीएम योगी आदित्यनाथ, यहाँ तक कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो है जानकारी दी जा चुकी है। अमित शाह को भी जानकारी दी जा चुकी है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता
सकता है कि चाहे पंकज चौधरी हो, चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ हो, दोनों डिप्टी सीएम हो, कोर कमेटी हो, सभी ने जो है काफ़ी एक लंबी मशक्कत की है और इसीलिए ये कह सकते हैं कि अब ये पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है, होमवर्क कंप्लीट हो चुका है और बस जल्द ही अब इसको जो है अपनी जमा पहनाना है और जल्द ही अब ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का भी शपथ होगा और उसके साथ साथ जो नए मंत्री है उसके बाद जो संगठन है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। ठीक है विशाला, बनी रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। ऋचा जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है क्योंकि अब जो 5 राज्यों में चुनाव हुए उसमें बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, लेकिन यूपी में आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? क्योंकि भले ही राजनीतिक दल ये नकार दें कि हम जाति पर इतना फोकस नहीं करते, लेकिन जातिगत मुद्दा यहां पर रहता है हमेशा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक दल है और हम 365 दिन 24 घंटे जनता के बीच में रहकर जन आकांक्षी जो योजनाएं हैं, जन आकांक्षी जो हमारे कार्य हैं, उनको लेकर बने रहते हैं। और यही कारण है कि अभी आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अभूतपूर्व जीत मिली है, ऐतिहासिक जीत मिली है, क्योंकि वहां पर हमें जब परिणाम नहीं मिल रहे थे अब भी हम लगातार वर्षों तक, 10 वर्षों तक वहां पर रहकर जनता के बीच में उनकी समस्याओं को एड्रेस करते रहे, उनके लिए खड़े होकर लड़ते रहे और सबका साथ सबके विकास की राजनीति की। और बंगाल की राजनीति ने 3 महत्वपूर्ण अध्याय लिखे हैं। पहला अध्याय यह है कि जो भी सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का अपमान करेगा उनको जनता नकारने का काम करेगी। दूसरा महत्वपूर्ण अध्याय है कि जिन लोगों ने भी बीती हुई 17 अप्रैल को महिला आरक्षण बिल को न लागू होने देने का पाप किया है, जिन्होंने भी महिलाओं के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया और उसके बाद जश्न मनाया है, इस देश की आधी आबादी उसको माफ नहीं करने जा रही है। और तीसरा महत्वपूर्ण अध्याय है कि इस देश की जनता ने वंशवादी राजनीति, परिवारवादी राजनीति करने वालों को नकार दिया है। आने वाले 2027 में आप देखेंगे कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जो महिला आरक्षण बिल का एक तरफ कहते हैं कि हम समर्थन करते हैं, लेकिन जब वही महिला आरक्षण बिल को लागू करने के लिए बाधा निवारक बिल लाया जाता है तो ये न सिर्फ उसको गिरा देते हैं बल्कि उसका जश्न मनाते हैं, मेजों को थपथपाते हैं। वो थपथपाहट इस देश की आधी आबादी के पीठ पर थी कि अब उनको जागना होगा और उनके प्रतिनिधित्व को नकारने वालों को, यानी कि ऋचा जी आप ये कहना चाह रही हैं कि 2027 का जो चुनाव है वो युवाओं और महिलाओं पर ही फोकस रहने वाला है? देखिए, चूंकि युवा इस देश की एक बड़ी आबादी है, महिला आधी आबादी है और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास की राजनीति करती है, लेकिन चूंकि युवाओं को छलने का काम समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में किया, किस तरीके से पूरे लोक सेवा आयोग को यादव भर्ती सेवा आयोग बना दिया गया, किस तरीके से माफियाओं को संरक्षण दिया गया, महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी। और सबसे लेटेस्ट उदाहरण यह है कि जिस तरीके से महिला आरक्षण के नाम पर इन्होंने देश की महिलाओं के प्रतिनिधित्व को रोकने का काम किया है। महिलाओं को ये बार बार जाति में और धर्म में बांटने की बात कर रहे थे और महत्वपूर्ण है कि मुस्लिम तुष्टीकरण, समाजवादी पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना होगा। यानी कि समाजवादी पार्टी को बड़ा चैलेंज अपने सामने मान रही है बीजेपी भी कि यहां से थोड़ा मुश्किल तो रहेगा, लेकिन ठीक है, होमवर्क आप लोग अच्छा करते हैं और उसके लिए तैयारियां भी बहुत पहले से कर देते हैं। वापस आऊंगी ऋचा जी आपके पास। संदीप जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्योंकि 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें से 3 में बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। अब यूपी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ कहां पर फोकस करने की सबसे ज्यादा जरूरत है? क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ मुकाबला ये देख रहे हैं और पीडीएफ का मुद्दा एक बहुत ज्यादा यहाँ देखा जाता है उत्तर प्रदेश में। नहीं, देखिए 24 के जो परिणाम आए हैं उसके अनुसार तो ये लगता है कि आने वाला जो 27 का चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी हो सकता है चैलेंज करे बीजेपी को, लेकिन जो परिणाम अभी 5 राज्यों के चुनाव के बाद आए हैं मुझे लगता है कि शायद उसमें जो जनता से कनेक्ट था भारतीय जनता पार्टी का, चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर लीजिए, पुडुचेरी की बात कर लीजिए, असम की बात कर लीजिए, जो वो कहना चाहते थे और जो बात ऋचा जी कह रही हैं कि युवा और आधी आबादी जो जेनजी है और जो आधी आबादी की बात कही जा रही है, वो कनेक्ट आपको बंगाल में एकदम साफ देखने को मिला है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर उस पर फोकस, और इनकी एक रणनीति जो है कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है नेक्स्ट चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं, तो वो कनेक्ट जो है वो अगर तैयारी कोई भी पार्टी करेगी, मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर वो 5 साल, जैसे आपने बंगाल में देखा कि 10 वर्षों तक वो लगातार निरंतर 3 से लेकर 77 पे, 77 से लेकर 206 का जो परिणाम आया है वो ऐसा नहीं कि एक दिन में आया है,
उसके लिए उन्होंने बड़ी कठिन मेहनत की है और लोगों से कनेक्ट किया है। और जो वार्म का वोट था पश्चिम बंगाल में, जो लेफ्ट, ठीक है संदीप जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। पुनीत पाठक जी भी हमारे से जुड़ गए, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। पुनीत जी, अभी सुना आपने संदीप जी को भी, और ऋचा जी भी कह रहे हैं कि भाई जनता से हम लोग कनेक्ट हुए और इसलिए जनता ने हमारा साथ दिया, और ये कनेक्टिविटी अब कांग्रेस क्यों नहीं बना पाती है फिर? बड़ी अच्छी बात कही और बड़ी चालाकी से अपनी बात को घुमा दिया संदीप जी ने। 5 राज्यों में चुनाव हुए तो केरल में क्यों मट्टी पलीद हो गई, क्यों तमिलनाडु में नहीं कर पाए, इस पे नहीं जा रहे हैं। देखिए बात इसकी नहीं है, इन चुनावों को कैसे देखने की जरूरत है, मैं उस पे आता हूं। 5 राज्यों में चुनाव हुआ, एक राज्य भाजपा ने गेन किया, एक राज्य हमने गेन किया। असली नैरेटिव ये है, आप लोग नैरेटिव को बदलना चाहते हैं। अच्छा, 5 में से सिर्फ एक ही पे फोकस कर रहे हैं का सवाल है। हाँ, केरलम पर ही फोकस कर रहे हैं आप बार बार। हम हर चीज पे फोकस कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमारे लिए मिला जुला चुनाव रहा है। हमने एक राज्य में जीत दर्ज की और दूसरे असम में हम लोग नहीं कर पाए। बंगाल में पहले से हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इस बात को हम लोग स्वीकारते हैं। लेकिन जो जिस तरह का नैरेटिव मीडिया सेट करने की कोशिश कर रही है, मैं उसको सर मीडिया कोई सेट करने की कोशिश नहीं कर रही है ना, यही तो दिक्कत है। अगर आप लोग हारते हैं तो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और यूपी में तो और टफ फाइट है, क्योंकि मुकाबले में बीजेपी आपको कहीं मान ही नहीं रही है। आपकी भी बात आ जाए और आपकी भी बात आ जाए और मेरी भी बात आ जाए, पहले मैं अपनी बात पूरी करूं। अब आते हैं आप उत्तर प्रदेश पे। देखिए बार बार ये बात हो रही है कि बिहार का चुनाव हो गया तो उत्तर प्रदेश पे असर पड़ेगा, बंगाल का चुनाव हो गया तो उत्तर प्रदेश पे असर पड़ेगा। देखिए एक बात बहुत सीधी सी रेखांकित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ की जनता पूछ रही है, अगर आप बिहार में फ्री यूनिट बिजली दे सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं दे सकते? अगर आप मध्य प्रदेश में महिलाओं को कोई स्कीम पे पैसा दे सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं दे सकते? अगर आप किसी और राज्य में सिलेंडर फ्री दे सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं दे सकते? उत्तर प्रदेश की जनता ने ऐसा कौन सा पाप किया है कि उनको उनके अरे तो यही तो आपको समझाना है पुनीत जी, यही तो समझाना है जनता को। ऋचा जी जवाब दे दीजिए भाई, यही तो समझाना है जनता के बीच जाकर। आप लोग काम नहीं कर रहे हैं तो वो गिनवा रहे हैं। इनके राजनीतिक विश्लेषक को समझाना चाहता हूं कि अन्य राज्यों की स्थिति नहीं इनसे कह दीजिए चुप हो जाए, इनकी बात मुझे समझ में आ गई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जो अपनी हार की भी खुशी मनाती है। हम लोग जो बात है बात है वो कह के चुप होंगे। आप लोग का तो तरीका ही है कि विपक्ष को ना बोलने दिया जाए, संसद में नेता प्रतिपक्ष को ना बोलने दिया जाए। चलिए मैं आपको अपना समय दे रही हूँ, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, मैं आपको अपना समय दे रही हूँ, आप बोल लीजिए। समय देने से, आपके समय देने और नहीं देने से नहीं होगा। हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तो अपनी बात कह के ही जाएंगे। कुल मिला के 2027 में भारतीय जनता पार्टी अगर कोई गलत मंसूबे पाले हुए उत्तर प्रदेश में तो अभी जनता के बीच में जाना है और अपनी बात को रखना है और जनता तय करेगी कि क्या जवाब देना है। अब देखिए आप इनको चुप करा लीजिए तो मैं अपनी बात कहूं, क्योंकि ये चाहते हैं कि मुद्दे डिरेल रहे, असल मुद्दों पे बात ना हो पाए, और जिन टीवी चैनल्स पर बैठकर ही अपना एक फेक नैरेटिव घोषित करना चाहते हैं। पे बात होनी चाहिए, दंगों पे बात होनी चाहिए, है ना? जो बार बार जो आप लोग धार्मिक ध्रुवीकरण की बात करते हैं उस पे बात होनी चाहिए। क्यों इतने दशकों तक इस देश में राज करके जो दंगे कराए हैं, जो मुस्लिम तुष्टीकरण किया है, बिल्कुल उसकी बात करेंगे। और हम ही नहीं कर रहे, आज पूरा देश उसकी बात कर रहा है। आप क्या बात करते हैं? आसाम में भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक रूप से रिपीट किया है। आपके हिसाब से महिला सामना नहीं करना पड़ा। आपके लिए कुछ मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने एक ही मुद्दा है, हिंदू मुस्लिम। पुनीत जी वो महिला विरोधी भी बता रहे हैं कांग्रेस को, भाई बिल आप लोगों ने लाने नहीं दिया। अरे जिन योगी जी की आप महिमा मंडन कर रहे हैं, 2010 में जब महिला आरक्षण बिल आया था सबसे ज्यादा विरोध किया था। और अगर आप ऐसी है तो हम तो कह रहे हैं 543 में बिल पास कर दीजिए, हम तैयार हैं, हम इसी संख्या पे तैयार हैं, हम इसी संख्या पे तैयार हैं महिला आरक्षण पास कराने को। आप इतने हित ऐसी हैं तो पास करा दीजिए। और अब मुझे एक बात, भाजपा के प्रवक्ता एक बात बताएं, अगर महिला आरक्षण बिल ये था जो 2023 में पास हुआ था, वो कौन सा बिल था? जो 2023 में पास हुआ था सर्वसम्मति से लोकसभा राज्यसभा में, वो कौन सा बिल था? महिला आरक्षण बिल को पास करने की प्रतिबद्धता। ठीक है, हमारे सहयोगी विशाल भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। विशाल आप सवाल कर सकते हैं। सवाल ये है कि क्या
अब जो स्थितियां देखने को मिली बंगाल में, खास तौर से पश्चिम बंगाल के रिजल्ट, उसके बाद अभी भी आप लोग 2027 में पीडीए फैक्टर पर रहेंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी और आपका जो गठबंधन था वो 2024 में संविधान के मुद्दे पर बहुत सक्सेसफुल रहा, लेकिन अब तो वो मुद्दा खत्म होता नजर आ रहा है। तो क्या अभी भी आपका वो एजेंडा रहेगा? क्योंकि अब तो आपको अपनी प्लानिंग उत्तर प्रदेश के लिए बदलनी पड़ेगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में ये एक बड़ा फैक्टर जो है दिखाई पड़ा था हिंदुत्व का। देखिए, उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य है। बंगाल का जो राजनीतिक समीकरण था और उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण में बहुत फर्क है। उत्तर प्रदेश की धरती ने लगातार पार्टियों को बनते बिगड़ते सत्ता से बाहर जाते देखा है। जनता में जो रोष है और जो नाराजगी है, यही जवाब दे लेते। ऋचा जी, बारी बारी से ऋचा जी उन्हें बोलने दीजिए ना एक बार। पुनीत जी जवाब दे रहे हैं, फिर आपकी बारी आएगी तो आप बोलिएगा। ऋचा जी रुकिए। अब इनको अपनी बारी है, इसको पता तो हमारे हिसाब से मुद्दे जनता के होने चाहिए। किसान, नौजवान, महिला, ये उत्तर प्रदेश के मुद्दे होंगे। इसको क्या रूप दिया जाएगा? अगर जब समाजवादी पार्टी से गठबंधन तय होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शीर्ष नेतृत्व साथ बैठेगा और किस नैरेटिव के साथ हम चुनाव में जाएंगे। ऋचा जी एक मिनट, ऋचा जी एक मिनट, आपसे सवाल है कि इस बार का जो संगठन है, मंत्रिमंडल है, उसमें आप लोग क्या इस बात को आधी आबादी पर फोकस कर रहे हैं? क्योंकि एक बड़ा फैक्टर है, बिहार के चुनाव में हमने देखा और तमाम जगहों पर जो है अचानक से पैसे आए, उसके बाद पूरा चुनाव बदल गया। तो इस बार आप लोग फैक्टर इस पर फोकस करेंगे 27 में? क्या महिलाओं को टिकट ज़्यादा मिलेगा पार्टी की तरफ से विधायकी के चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं हमेशा से फोकस पर थी और यही कारण था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रतिबद्धता दिखाकर महिला आरक्षण बिल को पास कराया। देखिए, और इसके साथ ही आपकी बात को मैं एक बार काटना चाहता हूँ कि अभी जो आपकी बात को मैं काटना चाहता हूँ। अब एक बात मैं अभी काट देता हूं, क्योंकि देखिए अभी जो जिला समितियां जो गठित की गई हैं उसमें जो ये कहा गया था कि महिलाओं को भागीदारी बढ़ाई जाएगी, उनका जो वो आंकड़े नहीं छू पाई बीजेपी। ये अब आप बताइए कि अभी चूंकि प्रदेश संगठन होना है, मंत्रिमंडल में बदलाव होना है और अब आगे 2027 का विधानसभा चुनाव, तो क्या महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक रूप से 33% का आरक्षण लंबे समय से महिलाओं के लिए लागू है और हमारी प्रत्येक जो है स्थिति में ये कोशिश रहती है कि आधी आबादी यानी कि मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व जिला कार्यकारिणी से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हो सके। और आप उसको देख भी सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक फोरम पर, प्रत्येक स्तर पर आपको मातृशक्ति पूरी ताकत से दिखाई पड़ती है और यही आगे आने वाले समय में भी होगा। भारतीय जनता पार्टी जिसने महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित करने का बीड़ा उठाया है, इसको हम पूरा करके दिखाएंगे। और महिला आरक्षण बिल का जिन लोगों ने विरोध किया था, महिलाओं का रास्ता रोकने का जो बात किया है, कांग्रेस प्रवक्ता सवाल है, बस एक सवाल है, सीधा सवाल का जवाब दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी से कितनी सीटें मांगेंगे? क्योंकि आप मांगने की स्थिति में है, देने की स्थिति में नहीं है, तो आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से कितनी सीटें मांगेंगे सहयोगी तौर पर और कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी? क्योंकि अब क्या है कि जो नतीजे आए हैं उसके बाद समाजवादी पार्टी भी उत्तर प्रदेश में एग्रेशन मोड में रहेगी, वो ज्यादा सीटों पर खुद लड़ना चाहेगी। जी बताइए, बता दीजिए। अब ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। हम लोग डिबेट में बैठ के इसका फैसला नहीं कर सकते हैं। सम्मानजनक सीटों पे कांग्रेस, जब भी अगर गठबंधन होता है और गठबंधन में हम लोग चुनाव में जाते हैं तो सम्मानजनक सीटों पे कांग्रेस चुनाव में लड़ेगी। और ठीक है, वापस आएंगे संदीप जी क्योंकि बहुत देर से बैठे हैं। संदीप जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि वहां से लड़ेंगे, आप श्योर हैं? जी, आप जहां तैयारी कर रहे हैं वहां से बिल्कुल तय है कि आप लड़ेंगे चुनाव? हम नेतृत्व जो फैसला करेगा उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। अगर नेतृत्व कहेगा चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ेंगे, कहेगा नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे। जो भी नेतृत्व का फैसला होगा हम लोग उसको स्वीकार करेंगे। तैयारी तो आप बहुत जोर शोर से कर रहे हैं। जी बिल्कुल तैयारी अच्छी चल रही है और हम लोगों ने एक अच्छा माहौल बनाया हुआ है जमीन पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इसीलिए हम लोग इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों पे अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी तो इनका गठबंधन जो फिर से आएगा तो आप लोग के पास जवाब क्या रहेगा? क्या क्या मुद्दे रहेंगे ऋचा जी?
देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन ठगबंधन के अलावा कुछ नहीं है। पूरे दिल्ली, हरियाणा, उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी जनता ने देख लिया कि इंडी अलायंस के लोग केवल और केवल जनता को बेवकूफ बनाने के लिए गठबंधन जैसी बात कर रहे हैं। ठीक है ऋचा जी, वापस आते हैं आपके पास। संदीप जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। संदीप जी, मेरा सवाल आपसे है, क्योंकि अभी खुलकर तो कुछ बोल नहीं रहे पुनीत जी, लेकिन ये बात सही है जैसा कि विशाल ने भी पूछा कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बड़े भाई की भूमिका में ही रहने वाली है, तो ये आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए यहां से भी बड़ी चुनौती है। दूसरा ये जिस बात का जिक्र ऋचा जी भी कर रही हैं कि महिलाओं और युवाओं पर हमारा फोकस रहेगा, तो इसको, इस सिनेरियो को आप किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये बहुत बड़ा, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, इसकी आबादी भी आप सब लोग जानती हैं कि बहुत है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से भाजपा, मैं लगातार ये कह रहा हूँ कि जो चुनाव का प्रबंधन है, क्या चुनाव का वो प्रबंधन कांग्रेस या समाजवादी पार्टी पश्चिम बंगाल क्यों नहीं गई, अगर उसको ये लगता था कि वहां पे जाकर कुछ बदलाव किया जा सकता था? जनता तो वही थी ना, सारी जनता वही थी, ऐसा था नहीं कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को आपको वो करना था। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़े भाई की स्थिति में है, वो जो स्टेप लेगी उसके आधार पर कांग्रेस को तय करना होगा। कांग्रेस के आधार पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में तय नहीं करेगी कि उसको कहां लड़ाना है, किससे लड़ाना है। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में इनकी स्थिति सब जानते हैं, आप भी जानती हैं, विशाल जी भी जानते हैं, ऋचा जी भी जानती है क्या स्थिति है, क्या इनका वोट बैंक है। तो अगर ये मेहनत नहीं करेंगे, लगेंगे नहीं और सिर्फ ट्विटर और फेसबुक से चुनाव लड़ेंगे, तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में भी बिल्कुल ग्राउंड पर उतरना होगा, जनता के बीच जाना होगा, जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो वहां तक पहुंचाने होंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।